Hello students, in this video we will solve sample question paper released by CBSE for class 10th term 1 examination. Let's start. Come on the first question. According to first question, we have to find the ratio of LCM and HCF. तो मैं ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आप पे आते हैं तो आप इसको वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दोगे। देख लेते हैं द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर्स। अब जो इसमें मेन चीज़ है, जो आपको मेन वर्ड समझना है, वो है लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो अब यहाँ पे हम दो तरीके डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सबको पता ही है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। तो टू फैक्टर्स का मतलब हो गया कि इफ़ यू आर टेकिंग वन, तो बताइए वन का कितना फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर होगा वन। आपने टू लिया, टू के कितने फैक्टर्स हैं, टू के टू फैक्टर्स होंगे, एक वन होगा और एक टू होगा, इसका मतलब है कि दिस इज प्राइम। थ्री लेते हैं, थ्री के फिर से टू फैक्टर्स हैं, फैक्टर का मतलब हो गया कि थ्री इज डिविजिबल बाई वन। इज थ्री डिविजिबल बाई टू, क्या थ्री टू से भी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो टू इसका फैक्टर नहीं होगा। तो थ्री के केवल टू ही फैक्टर हैं, एक वन हो गया और एक थ्री होगा। जैसे ही आप फोर लोगे तो आपको पता लगेगा कि फोर इज डिविजिबल बाई वन, फोर इज डिविजिबल बाई टू एंड फोर इज डिविजिबल बाई फोर। इसका मतलब है कि इस फोर के मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, इसीलिए ये कंपोजिट हो गया। फाइव पे आते हैं, फाइव पे अगर हम देखेंगे तो फिर से फाइव के टू फैक्टर्स हैं, एक वन है और एक फाइव है। और अगर आप फिर सिक्स लेते हैं तो सिक्स के फिर से मोर देन टू फैक्टर्स हैं। अब मोर देन टू फैक्टर्स में थ्री फैक्टर है, फोर फैक्टर्स हैं, फाइव फैक्टर्स हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन दो से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे इसमें कौन कौन से फैक्टर हो गया, एक वन हो गया, एक टू हो गया, एक थ्री हो गया और एक खुद सिक्स हो गया, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो वन इज द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। कई बच्चे इस वन को प्राइम लिख देते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो आप इसको भूल जाएंगे कि वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। यहाँ से पता लगा लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू हुआ और लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका फोर हो गया। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकालना है, किस किस का एलसीएम निकालना है, और फिर एचसीएफ में निकालना है। किसका निकालना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम। कंपोजिट का मतलब फोर और लीस्ट प्राइम का मतलब टू। जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं उसी का सेम आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो यहाँ से इसका एलसीएम फोर आ जाएगा, एचसीएफ टू आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने जो बोला होगा उसको पहले लिखना है। क्वेश्चन ने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, बाद में एचसीएफ रख देते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, टू रेशियो, मतलब डिवाइड जब आप करोगे तो टू रेशियो वन। कुल मिला के आपका आंसर आ गया बी पार्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to this question, we have to find the value of k for which these lines are coincide। उसने कहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है for which this line, these two lines will coincide। अब उसने कहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, तो यहाँ से आपके पास थ्री कंडीशंस हुआ करती हैं, जो कि आपको पता है, जो आपको याद भी होगा। उसके बाद में आपसे दो क्वेश्चन और पूछूंगा। पहली कंडीशन थी कि इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इफ दीज आर द टू लाइन्स। अगर ये दो लाइन है तो इन दो लाइन्स में उसने कहा हुआ है कि जो पहला आपका होगा a1 अपॉन a2, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होती हैं। ये आपको पता है, लाइंस आपकी होती हैं इंटरसेक्टिंग। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, फिर यहाँ से दो कंडीशन आपकी बनती हैं कि अगर वो इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के,
और दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर A1/A2 बराबर है V1/V2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2, उस कंडीशन में फिर से दो कंडीशन बनती हैं। इसमें आपकी लाइंस कोइंसाइड होती हैं, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। कोइंसाइड का मतलब हो गया कि एक के ऊपर एक लाइन इस तरीके से, दोनों ही लाइन एक तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं, और इसमें लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं। अब ये थ्री कंडीशंस आपके पास है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, आप इनका आंसर मुझे देंगे कमेंट में। पहला है कि इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2, अगर ये भी आपका बराबर हो जाए C1/C2 के, तो बताइए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में लाइंस क्या होंगी। और दूसरी है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/V2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अब बताइए इसमें, इस कंडीशन में भी क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे, इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड इट इज गिवन दैट द लाइंस आर कोइंसाइड। और जब लाइंस अगर कोइंसाइड होंगी तो कोइंसाइड का हमने लिख रखा है। कोइंसाइड का प्रॉपर्टी क्या है, जो इधर हमने लिखी हुई है, A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, जो लाइन है वो लाइन आपको दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास टू लाइंस हैं, और वो लाइंस कौन सी हैं, 5x + 7y = 3, और सेकंड लाइन आपको गिवन है 15x + 21y = k। तो यहाँ से A1/A2 B1/B2 C1/C2 आप निकाल सकते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से इक्वल को यहाँ से हटा के सीधे मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस माइनस = 0, ताकि ये इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि A1/A2 का मतलब हो गया 5/15, इसके बाद में B1/B2 का मतलब हो गया 7/21, और इसका मतलब हो गया -3/-k। यहाँ से आप देखेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, 5/15 का मतलब 1/3, 7/21 का मतलब 1/3, और इसका मतलब -3/-k का मतलब 3/k। किसी भी दो पार्ट को आप इक्वल ले लीजिए, यहाँ से आपको पता लगेगा कि 1/3 इक्वल हो जाएगा 3/k के, और यहाँ से k का आंसर आ जाएगा 9। तो देख लेते हैं हमारा k = 9 कहाँ पर है। k = 9 हमारा हो गया A। तो A इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 150 टुवार्ड्स नॉर्थ। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास कभी भी आता है जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो आपसे कहेगा, तो आपको सबसे पहले एक इस फिगर को बना लेना है। ये फिगर आपकी है ये, और ऐसे हमेशा इधर ईस्ट होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट में वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ आप नॉर्थ लेंगे और ये साउथ लेंगे। वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप हर तरह से केवल इसी को हर बार फॉर्म करेंगे। उसके बाद में उसने कहा है कि अ गर्ल्स सपोज इज स्टैंडिंग एट O। हमने मान लिया कि जो लड़की है वो O पे खड़ी हुई है, उसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में गई, और कितना गई, 200 मीटर। ये आपका सपोज कर लिया ये 200 मीटर है। उसके बाद में फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में गई, और इस बार कितना गई, 150 मीटर। और इसके बाद में उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इट मीन्स इफ सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस OB। तो आपको क्या फाइंड करना है, OB फाइंड करना है। साफ बात यह है कि ये 90 डिग्री का है। अब अगर इन ट्राइंगल OAB की बात करें तो एंगल V एंगल A = 90 डिग्री के इक्वल है, और यहाँ से अगर ये एंगल A 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ से देख लेते हैं, OA² का मतलब है 200 का होल स्क्वायर, और AB² का मतलब है 150 मीटर का स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4
प्लस 22500, इन दोनों को आप फिर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62500। ये आपका आ चुका है OB, और इसको आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो OB है इसका आंसर आ गया 250, मतलब 250 मीटर्स। OB का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ द गर्ल, डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द गर्ल एट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब O एंड फाइनल पॉइंट मतलब कि B, और इसी चीज को आप फिजिक्स में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इसका आंसर आ गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कहा हुआ है कि द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो अगर उसने आपसे रोम्बस के बारे में बात कर दिया तो आपको सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है। तो अगर आपने एक रोम्बस बनाया, जैसे कि देखिए मैंने इस रोम्बस को बना दिया, इस रोम्बस की खास बात क्या होगी, इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा है कि इसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको आप याद कर लेंगे, याद नहीं है तो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ यू विल फॉर्म द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, अगर आपने इसकी डायगोनल को बनाया तो इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो भी आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, मतलब कि ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये वाली जो लेंथ है ये इसके बराबर होगी, पक्की बात है। तीसरी चीज क्या है कि अगर इसकी एक डायगोनल की लेंथ D1 है और दूसरे डायगोनल की लेंथ D2 है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायगोनल है, अगर इसकी लेंथ हमने D1 माना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है अगर इसकी लेंथ को हमने D2 माना, तो यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए कि एरिया ऑफ रोम्बस कैन बी फाइंड यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ से एरिया आपका आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। दूसरा है, अगर सेम रोम्बस आपके पास फिर से है, आप इसका एरिया और कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे करके एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर दीजिए। ये अगर H है, ये वाला पार्ट अगर B है, तो इसका एरिया तो H क्रॉस B के इक्वल भी हो सकता है, देख लो आप, मतलब कि एल्टीट्यूड इंटू बेस। ये आपने पढ़ा हुआ है किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, मतलब कि आपको H फाइंड करना है। इसका मतलब D1 आपको पता होना चाहिए, पता है, D2 पता होना चाहिए, D1 भी पता है, D2 भी पता है। तीसरा B पता होना चाहिए, मतलब साइड ऑफ रोम्बस, वो हमें नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि सब चीज़ निकाल के इसी में पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, इसमें और कुछ है ही नहीं। पहला, उसने हमसे कहा हुआ है कि जो डायगोनल्स की लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ D1 बराबर 32 सेंटीमीटर और एक D2 है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब हो गया 1/2 इंटू 24 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया एक मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड के लिए पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा। अब ये साइड कैसे निकलेगी इसको एक बार देख लेते हैं। अगर ये रोम्बस है, ये एक लाइन है, ये इसकी एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। एक डायगोनल की पूरी लेंथ 32 थी, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं केवल हाफ लूंगा, मतलब इसको मैंने O माना, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो OAB में ये पूरा अगर 32 था तो इसका हाफ कर दिया तो OA की लेंथ हो जाएगी 16। दूसरा, ये पूरा 24 था तो इसका मतलब है कि जो इसकी लेंथ है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये 16 हो गया, 12 हो गया, ये 90 डिग्री आपके पास है ही। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल
ओ ए बी में एंगल ओ 90 का है, तो 90 के अपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब कि अगर आप इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर आप ओ ए बी ट्राइंगल में जिसमें कि एंगल ओ 90 डिग्री का है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। देख लेते हैं, ओ ए स्क्वायर कितना है 16 का स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना 256 प्लस 144, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 400। मतलब कि अगर आप ए बी निकालेंगे तो ए बी आपका आ जाएगा रूट में 400 सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। आपको बेस पता चल गया कितना 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो इसका एरिया है वो फाइंड किया जा सकता है h इंटू बी से, और b का मतलब साइड मतलब कि बेस, h इंटू साइड का मतलब हो गया 20, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपके पास दूसरे मेथड से इसका एरिया हमने फाइंड किया है। अब एक एरिया तो कह रहा है कि मैं h इंटू 20 हूँ, और दूसरा एरिया कह रहा है कि मैं तो 1/2 इंटू 24 इंटू 32 हूँ। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को आपस में बराबर रख देंगे, और इन दोनों को कैसे बराबर रखेंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इनको अगर हम बराबर रखेंगे तो इसको रब कर देते हैं एक बार, तो बराबर रखने पे इसको देख लेते हैं एक बार। बराबर रखने पे h इंटू 20, एक तो कह रहा है कि मैं एरिया ये आया हुआ हूँ, दूसरा कह रहा है कि 1/2 इंटू 24 इंटू 32। इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से h का आंसर कितना आ जाएगा 24 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 20। इसको आप सॉल्व कर ले एक बार। यही आपका एल्टीट्यूड है, 2 से 12 टाइम गया, उसके बाद में 2 से 10 टाइम, 2 से 16 टाइम, 16 इंटू 12 कर लीजिए, कितना आंसर आ गया, जितना भी आएगा 192 अपॉन 10, आपका आंसर आ गया 19.2 सेंटीमीटर। 19.2 सेंटीमीटर हो गया, 19.2 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने पे आपके जो आंसर आया वो आंसर आ चुका है 19.2 इक्वल्स टू 19.2 सेंटीमीटर। और 19.2 सेंटीमीटर देख लीजिए कहाँ है, इसमें ये रहा, मतलब कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हैज कंप्लीटेड। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा है कि 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस निकालना होता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब पॉसिबल रिजल्ट। तो अगर आप एक कॉइन को उछालेंगे या तो आपका एक हेड आएगा या फिर आपका एक टेल आएगा। अगर आप 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो उसके बाद आपके पास पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो दोनों पे ही हेड है आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड, या फिर दोनों पे ही टेल टेल आएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको कि हम NS दिखा देते हैं शॉर्ट में, 2 है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 4 है। याद करते रहिएगा साथ के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट 1 हेड की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बात किसकी है, 2 फेयर कॉइन्स की। जब भी 2 फेयर कॉइन्स आएगा तो आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड करिए, नीचे तो हमेशा NS ही आने वाला है, मतलब कि नीचे आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 ही आने वाली है, क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो 4 है। अब यहां से उसने कहा है कि एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको नहीं पता और आप अगर इसको हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिए कि एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो अब इसमें आप ये देखिए कि उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इसको इवेंट को ई मान लूँ, एट मोस्ट 1 हेड को,
तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, मतलब कि दो हेड नहीं आ सकते, इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता एच एच। एक हेड आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ले लिया एच टी। एक हेड आ सकता है, ठीक है टी एच भी ले लिया। टी टी कहता है कि अगर एक भी हेड नहीं आया तो हम इसको भी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं उसको भी हम एक बार देख लेंगे। अब आपसे अगर ये कह दिया जाए कि आप घर से बाहर गए, आपके घर में ये बोल दिया गया कि अगर आप बाहर जाते हो तो आप ये 100 रुपये ले जाओ, और घर वालों ने कह दिया कि 100 रुपये तो हम दे रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें केवल 10 रुपये खर्च करने हैं। उन्होंने कहा कि एट मोस्ट 10 रुपीज़, केवल आपको इतने ही रुपए खर्च करने। अब आपको अगर 10 रुपये खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया, तो अगर आप 11 रुपये खर्च करेंगे तो घर वाले आपसे बोलेंगे कि क्यों तुमने 11 खर्च किया, हमें बताओ, जबकि हमने कहा था कि आपको 10 से ज़्यादा किसी भी हालत में खर्च नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपने 9 खर्च किया, ओनली 9 रुपीज़ खर्च किया, तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। 8 खर्च किया, 7 खर्च किया, अगर 1 रुपया भी खर्च किया तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होने चाहिए। और अगर आपने एक भी रुपया खर्च नहीं किया तो भी घर वाले क्या कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे। मतलब एक भी खर्च नहीं किया, मतलब कि अगर एक हेड आ रहा है तो ठीक है, और अगर एक भी नहीं आ रहा तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फेवर में टोटल कितने आउटकम्स आ गए? 3। तो शॉर्ट में इसको आप याद कर लीजिए कि जब भी आपसे वो इस क्वेश्चन को पूछेगा 2 कॉइन्स में, एट मोस्ट वन हेड या फिर एट मोस्ट वन टेल या फिर एट लीस्ट वन हेड या टेल, एट लीस्ट वन हेड, ठीक है, ये एट लीस्ट है, LEAST, एट लीस्ट, एट मोस्ट वन हेड या एट लीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन टेल या एट लीस्ट वन टेल, इन दोनों का ही आंसर, इसका भी आंसर 3/4 आएगा और इसका आंसर भी 3/4 ही आएगा। इसको आप देख लीजिए, एट मोस्ट का भी और एट लीस्ट का भी, इससे आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 3/4 हो गया। इसको आप देख लीजिए। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। उसने कहा है कि 2 ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि सिमिलर का मतलब हो गया कि अगर ये ट्राइंगल ABC आपने यहाँ लिखा और ट्राइंगल PQR आपने यहाँ लिखा तो AB/PQ लिख लेते हैं। इसका मतलब होगा कि AB/PQ बराबर होगा BC/QR के। पता नहीं इसका यूज़ है या नहीं है, लेकिन अगर उसने बोला तो उससे आपको क्या क्या चीज़ें पता हो सकती है, ये पता होना चाहिए आपको। और तीसरा है AC/PR। और उसने कहा है कि इफ़ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड, अगर एक ट्राइंगल ये था ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ये था ट्राइंगल PQR, दिस इज ABC, दिस इज PQR, और उसके बाद में इसका एल्टीट्यूड बना दिया है। ये जो एल्टीट्यूड है ये एल्टीट्यूड है AM, और ये वाला जो एल्टीट्यूड है ये आपका एल्टीट्यूड है PN। उसने कहा हुआ है कि ये दोनों आपस में एल्टीट्यूड है। तो ये वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आप इसको देख लीजिए कि इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उनके साइड्स के रेशियो तो बराबर में होते ही हैं, मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं। साथ में आप उनके एल्टीट्यूड, ये जो AM है इसका आया हुआ है BN, ये भी आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से हमें पता लगा कि उसने कहा है कि रेस्पेक्टिवली AB² / PQ² = 4/9। अब उसने यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर AB/PQ इक्वल होता है AM/BN के PN के, AB/PQ इक्वल है AM/PN के, तो यहाँ से
आपको ये पता होगा कि अगर हम यहाँ भी स्क्वायर ले लें ए बी का अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर। थोड़ा हैंग हो रहा है, ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन में कहा हुआ है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर क्वेश्चन है दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर क्वेश्चन है दिया हुआ है 4:9, मतलब कि 4/9, ये आंसर आ चुका है ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर का। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आप जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपको ए एम अपॉन पी एन, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी किसके बराबर, 2/3 के इक्वल। तो यहाँ से 2/3 का मतलब 2:3। तो देख लेते कहाँ है 2:3, ये रहा। तो पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर अभी 6 तक किए हैं, और इसके बाद में हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं, आपको अगर ये लग रहा हो कि ए एम अपॉन बी एन यहाँ कैसे आ गया, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर एक ट्राइंगल आपके पास में ये है, एक ट्राइंगल आपके पास में ये है, और दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब हो गया कि ये एंगल इसके बराबर हो गया। अगर हमने एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया, मैं सेकंड पेन से एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर देता हूँ। इसका एल्टीट्यूड हो गया ये, और इसका एल्टीट्यूड हो गया ये। इस एल्टीट्यूड में ये 90 डिग्री का हो गया एन, और इस एल्टीट्यूड में एंगल एम 90 डिग्री का हो गया। साफ साफ पता चल गया कि इसमें कौन सी सिमिलरिटी लग गई, ए सिमिलरिटी लग गई। इसीलिए अगर ए सिमिलरिटी लगी है तो ये वाली जो लाइन होगी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो पक्का इसके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर ही होगा। इसीलिए हमने इस चीज़ को लिखा था। आप इसको याद कर लेंगे कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो तो प्रोपोर्शन होता ही है, साथ में उसके एल्टीट्यूड का भी प्रोपोर्शन उन्हीं के बराबर हो जाता है। तो दिस इज अप टू 6th क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड टुडे इन दिस वीडियो। आगे की वीडियो के लिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखते हैं। थैंक यू।